हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3 स्टार्ट होगा। और देखो, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह करा चुके थे कुछ, और कॉन्सेप्ट तो पूरे हो गए हैं कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। तो एक देखो क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्टिंग होगी इस लेक्चर की, और इसके देखो थ्योरी सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो जो बच्चे भी थ्योरी नहीं देखे हों तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में थ्योरी देख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट किया है, टाइपिंग एरर थी। 36 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया के देखो मोल फ्रैक्शन बताने हैं आपको कि यूरिया का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे समझना। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको ये पता है कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स पता होना चाहिए। अच्छा, क्यों दोनों के पता होना चाहिए? क्योंकि देखना भी मोल फ्रैक्शन दोनों के पता होने पर ही निकल पाएंगे। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम निकालना चाहें, समझिएगा, तो पहले तो मोल्स निकालते हैं। तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 30 है, यूरिया का मोलर मास होता है 60। जिन्हें ना पता हो तो यूरिया का ये होता है फॉर्मूला, इसके बेस पे आप मोलर मास निकाल सकते हैं, NH2CONH2। तो यहाँ पे कितने मोल आएंगे बेटा? यहाँ पे आपका आएगा 2 मोल, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं, इसके भी मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा समझना आप। 36 ग्राम वाटर है, तो गिवन मास 36 है। वाटर का देखो मोलर मास बहुत लोगों को पता ही रहता है, 18 होता है। डिवाइड कर दो, कितना मोल आया? 2 मोल आया। क्लियर है? तो ये आपका ये है। अब मोल फ्रैक्शन हमें यूरिया के चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन का साइन ये होता है, यूरिया के मोल निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब समझते हो? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर यूरिया के मोल कितने हैं? 2 हैं, और टोटल मोल 2 + 2, तो क्या हो आपका हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 आपका आएगा। क्लियर है? तो आई थिंक इसमें आपको कोई शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। 36 ग्राम वाटर में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में भी आते हैं और आपके 2 मार्क्स में भी आते हैं CBSE बोर्ड में। तो चलिए आगे देखते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ये है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशियंट वाटर टू प्रोड्यूस 1.36 kg ऑफ सॉल्यूशन। इट्स मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको बताना है बेटा कि मोलैलिटी क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि मोलैलिटी स्मॉल m बराबर क्या होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई होता है। ये पूरा आपको समझाया था कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास 360 है। किसको ऐड कर रहे हो? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज के मोल निकालना है, तो ग्लूकोज का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है? ग्लूकोज का मोलर मास होता है आपका 180, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका डिवाइड होगा, तो n बराबर आपका आ जाएगा 2। तो ये आपका आ गया n बराबर 2। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है kg में, तो चाहो तो ग्राम में बदल लो, अगर kg में रखना है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो आगे हम लोग समझते हैं मोलैलिटी इक्वल्स टू, ठीक है।
देखना यहाँ पे, तो मोल है आपके 2, मास केजी में नहीं, चलो ग्राम में रख देते हैं, तो 1.36 केजी है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मोलैलिटी इक्वल्स टू 2/1.36 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, देखो डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना आपका काम है ना, कि क्या होगा डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसके डिवीजन का आंसर बता देता हूँ, 1.47 मोलैलिटी आएगा इसका आंसर, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि थ्योरी है, आप एक बार इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ये है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस के आई इज इतने ग्राम पर ml है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बेटा ये क्वेश्चन अभी तक आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी साल आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लिख लो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करना। इस तरीके से रिलेटेड कई क्वेश्चन मैंने कराए हैं और कई अभी आगे वीडियो में हो भी जाएंगे, तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। देखो 1-2 क्वेश्चन तो आप होमवर्क में कर ही सकते हो ना, होमवर्क में करोगे नहीं 1-2 क्वेश्चन सीखोगे कैसे, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करो। चलिए यहाँ पेज ब्लैंक है, अगला पेज लेते हैं। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन। आपको सिखाया था लेक्चर जब 1 पढ़ाया था, तो उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। तो आपका उसी से रिलेटेड है सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड होता है, जब इसको डिजॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बनेगा, यही करेक्ट है। दूसरा क्यों इनकरेक्ट है, एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, एथेनॉल लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ग्लूकोज तो सॉलिड है लेकिन वाटर एक्वस है, और किसी भी सॉल्यूशन का टाइप कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट का नेचर। मतलब अगर तुम्हारा सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड, तो इसका मतलब सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो यहाँ कंफ्यूज ना होना, वाटर जो सॉल्वेंट है ये लिक्विड है, तो ग्लूकोज को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बनेगा। अब बाकी आ ही गया होगा समझ में, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, तो ये तो आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट लिखा है, और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, और बेटा ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया। आप अगर बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को सही से समझो, लास्ट 10 ईयर के अगर आप क्वेश्चन देखो अच्छे से, हम लोग तो देखो ऑफलाइन कोचिंग्स में बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं तो कभी पहले पढ़ाया नहीं है, ठीक है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप सीबीएसई का पैटर्न देखो ना, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो देखो एनसीईआरटी बेस्ड तो आने ही आने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आने हैं। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नहीं आए, तो कई बार वो क्वेश्चन एज इट इज़ वो पूछ ले रहा है, या तो उसमें थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ ले रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको अपने लेक्चर में अगर सिर्फ PYQ ही करा दूं, लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही सिर्फ बता दूं, और ये आपको ना बताऊं कि ये न्यू क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो ये आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगी। तो कंप्लीट प्रिपरेशन को करने के लिए
जो न्यू क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आप इसको एक बार पढ़ लो। थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास इन वाटर। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है एथिलीन ग्लाइकॉल का, और आपसे ये बोला गया है कि ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है, ये 20% बाई मास, तुम्हें याद होगा मास परसेंटेज पढ़ाते समय बताए थे, टर्म्स काम आएंगे न्यूमेरिकल में। मास परसेंटेज, जिसको आप परसेंटेज W/W, है ना, तो ये सब जो टर्म्स थे स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन टर्म, वही काम आ रहा है। तो देखो इसका क्या मतलब है, 20% बाई मास इन वाटर है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो सबसे पहले आप एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला ही समझ लो, ठीक है। तो CH2OH, CH2OH, ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। अब अगर इसके मॉलिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो सारे एटम्स आप एक जगह कर दो, तो कार्बन आपको इसमें कितने दिख रहे हैं, 2, ये देखो 1 2, हाइड्रोजन टोटल दिख रहे हैं 6, और ऑक्सीजन टोटल दिख रहे हैं 2। तो ये रहा आपका C2H6O2 मॉलिकुलर फॉर्मूला एथिलीन ग्लाइकॉल का, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल निकालने पड़ेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के, और साथ में सॉल्वेंट के भी मोल निकालने पड़ेंगे, तब जाके मोल फ्रैक्शन निकलेगा। ये आप तो जानते हो, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखता जाए। तो पहले तो ये लाइन की जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज करते हैं, ठीक है। 20% बाई मास मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, मीन्स दैट 20 ग्राम, अब परसेंटेज बाई मास है तो मास मतलब ग्राम यूज करोगे, ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको परसेंटेज बाई मास में पढ़ाया था। आपको बोल रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल 20% प्रेजेंट है, मतलब 20 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। कितने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट यहाँ ध्यान रखना वाटर है। तो अगर हम इस पे मास ऑफ वाटर निकालना चाहें तो मास ऑफ वाटर निकल आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ सॉल्वेंट है बेटा आपका वाटर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो हमें मोल फ्रैक्शन तक पहुंचना है तो दोनों के मोल चाहिए। सॉल्यूट हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल है और सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा है, सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर। दोनों के मोल निकालते हैं फटाफट। चलो इधर देखते हैं। चलिए तो हम मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, नाम नहीं लिख रहे हैं, अब सीधे फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, C2H6O2। तो मोल निकालना है तो इसका गिवन मास कितना है, गिवन मास है 20। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास तो निकाल लोगे। चलो यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेट करा दूँ मोलर मास। एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 24 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन का, और 2 ऑक्सीजन का 32। अगर आप पूरा इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये आपका कितना आना चाहिए, 62 आएगा, ठीक है। 24 और 6 32, और 32 प्लस 32 62। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो डिवाइड आप करोगे तो 0.322 मोल आएंगे। अब ऐसे ही मोल्स ऑफ हम निकाल लेते हैं वाटर, मोल्स ऑफ वाटर।
तो मोल्स ऑफ वाटर देखो कैसे निकालेंगे। वाटर का गिवन मास है 80, मोलर मास होता है 18 होता है मोलर मास। मोलर मास 18 है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करने के बाद आपका कितना आएगा 4.44 आएगा। कितना आएगा 4.44। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल का। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल कितने हैं बेटा 0.322, पॉइंट लगा है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल होता है तो 0.322 प्लस 4.44। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 0.068। अब सॉल्व करना तो देखो आपका काम है, ये आपका आंसर आएगा और ये आप एक बार अच्छे समझ लो 0.068। कौन सा ऑप्शन सही है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका कैसा होगा, करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखो क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को आ पाएगा जिनको पहले से थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म आती है, और ख़ास तौर पे कौन सी, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये वाली कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज न्यूमेरिकल में होता है। तो देख लीजिए इसको, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन तो नीट और जेईई में भी आ चुका है, तो बोर्ड में तो देखो आ ही सकता है। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ समझते हैं, अगर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है तो 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट आपका वाटर होगा, ये ध्यान रखना। वाटर सॉल्यूशन, अगर वाटर सॉल्वेंट होता है तो एक्वस बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स दैट, क्या मतलब होगा, मीन्स दैट 1 मोल ऑफ solute present in 1 kg of the solvent। आपको याद है मोलैलिटी क्या होती थी? मोलैलिटी क्या होती थी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो अगर कोई सॉल्यूशन 1 मोलल है, इसका क्या मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, और वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ये देखिए वही बात लिखी गई है कि 1 मोल प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, तभी मोलैलिटी 1 है। अब मोल फ्रैक्शन बताने के लिए हमें देखो सॉल्यूट के मोल तो पता चल गया 1 है, सॉल्वेंट का और पता चल जाए। तो सॉल्वेंट वाटर है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर बराबर होगा गिवन मास 1 kg है, तो इसको ग्राम में हमेशा रख के निकालते हैं जब भी मोल्स निकालते हैं। तो 1000 ग्राम, मोलर मास 18, ये आपका आएगा 55.55, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है आपको, सॉल्यूट का निकालो भाई। तो सॉल्यूट के मोल आपको कितने दे रखे हैं, देखो सॉल्यूट के मोल है 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 1 प्लस 55.55, ठीक है। अब इसको आप अगर पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.0179, जो कि आपका है अप्रॉक्स में 0.018
आंसर के करीब है, और तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, या हो सकता है थोड़ा इसी के आसपास। ये देखो 9 है तो इसको 8 किया जा सकता है मैथ के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका, ये आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा इसमें? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ये। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता रहता है ऐसा क्वेश्चन और पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया यहाँ सॉल्यूट है ध्यान रखना, इन आ 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी दी हुई है, मोलैरिटी बताना है। ऐसा क्वेश्चन देखो पहले भी हो चुका है। मोलैरिटी बताना है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप पहले मोलैरिटी बताने के लिए आप पहले मोलैरिटी निकाल लो, है ना, या देखो इस तरह का रिलेशन हम लोगों ने किया है, या फिर मोलैरिटी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता हो सॉल्यूट के, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता हो। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की डेंसिटी तो दी हुई है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, तो ये दोनों चीज़ें जोड़ दो, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, इसके बेस पे आपका वॉल्यूम आ जाएगा, फिर मोलैरिटी निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ये नीट में भी आया क्वेश्चन है। तो देखो टेम्परेचर पे वही कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करती है जिस पे क्या हो, वॉल्यूम आपका हो टर्म में। तो कौन कौन से डिपेंड करती हैं? मोलैरिटी करती है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम करता है, ठीक है, नॉर्मेलिटी करती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मोलैरिटी है, दूसरा मोल फ्रैक्शन है, तीसरा वेट परसेंटेज, चौथा मोलैरिटी। तो देखो इन सब में तो सब जगह वेट और मास होता है, यहाँ पे ही वॉल्यूम होता है, क्योंकि मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, N/V, V अगर लीटर में है। तो देखो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। ये है कुछ की पॉइंट्स, फॉर्मूले, स्लाइड, समरी। तो थोड़ा सा ये मैंने आपके लिए बनाया है कि थोड़ा आप देख लो। मोलैरिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ये पूरा सब अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया था, और डिटेल में मैंने आपको ये सब चीज़ समझाई थी। आप इसको थोड़ा देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले जाते बताया था। ये रहा मोल फ्रैक्शन, और ये मोल्स रहा। मास इन ग्राम, देखो मास ग्राम में होना चाहिए हमेशा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये सब आपको निकाला है। ठीक है, और बेटा आज की आपकी क्लास यहीं तक। ठीक है, आगे की जो भी क्लास है, एक मिनट बेटा, आज की क्लास बेटा यहीं तक। लेक्चर 3 में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर में आगे सॉल्वेबिलिटी है, हेनरीज लॉ है, जिससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।